तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी, भले ही देर रात हुआ लेकिन काफ़ी साथी जगे हुए हैं और ये दिखाता है कि वो प्रमोशन एग्जाम के लिए तैयारी तो जरूर कर रहे हैं। या ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, देखिए, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी नमस्कार कर रहे हैं सभी को। भाई ओम प्रकाश जी की तरफ से नमस्कार। सोमनाथ जी कर रहे हैं नमस्कार। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 25 फरवरी 2023 को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का प्रमोशन एग्जाम हुआ था। और 25 फरवरी को 5 या 6 बैंकों के एग्जामिनेशन हुए थे। उनमें से सबसे जो कठिन जो आपका रिव्यू आया है या जिस साथियों ने कहा कि हमारे बैंक का एग्जाम बहुत कठिन था, वो था झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। कोई साथी झारखंड ग्रामीण बैंक से भी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, जरा देखते हैं जरा। शायद नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन होने के बाद थोड़ी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारे साथी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जुड़े हैं। और सबसे प्रथमा बैंक वाले जुड़े हैं। फिर उसके बाद सर्व हरियाणा और आपके राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के साथी जुड़े हुए हैं। और शेखर जी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, वाह मजा आ गया ना। शेखर जी देखो, एकदम एग्जामिनेशन होने के बाद भी लगे हुए हैं, जुड़े हैं, है ना। शेखर जी कैसे हैं? हाँ सर। हाँ अच्छा बढ़िया हो सर। बढ़िया है ना। आप बहुत एकदम सीखने की आदत हो गई है आपकी, है ना। हाँ हाँ सर। अब आदत सी हो गई ना कि आधा घंटा 1 घंटा नहीं पढ़े तो अच्छा नहीं लगता है, क्यों? हाँ हाँ सर। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है ऐसे? मतलब दिन में किसी दिन 10-15 सवाल का सामना नहीं किए तो थोड़ा कम ही लगता है कि आज कुछ कम कम हुआ है, कुछ कम ही लग रहा है, ऐसा लगता है ना। सर कम ही लग रहा है। ओके ओके। तो अभी आपके सारे क्वेश्चंस जो आपके बैंक के आए थे, उन वो तो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, है ना शेखर जी। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो वो तो आपको सब याद हो गए होंगे, कितने सवाल आपने बनाए हैं नहीं है उसके हिसाब पे। बाकी तो मेहनत आपने किया है, परिणाम को प्रणाम करेंगे जब आएगा तब देखेंगे। और दोनों ही चीज़ों में अगर हमारी जीत भी होती है तो भी सीख है, हार भी होती है तब भी सीख है, क्योंकि हम डेली नित्य प्रतिदिन जो है बैंकिंग को सीख रहे हैं, है ना शेखर जी। ठीक सर ठीक सर। और समय कितनी तेज गति से गुजर जाता है ना। अब देखो, पिछला एग्जाम हुआ था, अभी एग्जाम कितनी जल्दी आ गया। तो ठीक उसी तरह अगर हम मैदान में रहेंगे तो अगला एग्जाम भी आ जाएगा, है ना। ठीक बिल्कुल। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे हमारे साथी जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथी हैं, उन्होंने 25 फरवरी 2023 को कुछ सवालों का सामना किया। उनका जो तजुर्बा है थोड़ा कठिन आया। राम राम जी कर रहे हैं, DS मीना जी, वाह बहुत बढ़िया। और राहुल शुक्ला जी भी आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम सेशन शुरू करेंगे। तो मैं कह रहा था कि ये जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथियों का ये जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कहा कि सर इस बार जो है तख्ता पलट हो गया, मतलब सत्ता परिवर्तन हो गया। पहले क्या होता था, जनरल बैंकिंग के ज़्यादा सवाल आते थे। अब क्या हुआ कि उल्टा हो गया, इंटरनल बैंकिंग के ज़्यादा सवाल आए, सर्कुलर से ज़्यादा सवाल आए। लेकिन हम सवाल जो है पूरे देखेंगे और उसमें फिर उसके बाद हम लोग आकलन करेंगे कि कैसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। और कुछ भी हो सकता है ना, चुनौती है, नई है, मंजिल है, नई जगह जैसे जाते हैं तो वहाँ एक्सप्लोर करते हैं, ठीक उसी तरह से ये सफ़र है। तो हमको हर चीज़ को अ, तैयारी के साथ जाना है, ताकि कैसा भी आएगा उसका सामना करने का हमारे अंदर साहस हो। तो ओम प्रकाश जी तैयार हैं सवालों का सामना करने के लिए? यस सर। अरे वाह, तरोताजा के साथ, है ना। जब हम पूछें कैसे हैं ओम जी। प्रकाश, बोले सर जबरदस्त हैं सर, एकदम बेहतरीन है, सवालों के साथ आप कैसे सीखने के लिए तैयार हैं, बोलिए जरा। कैसे हैं, जी बिल्कुल। है ना। तो भले ही देर रात सही आप लोग जगे हैं, कुछ सवाल आपके साथ साझा करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा। और वैसे ये सवाल पढ़ेंगे हमारे एक साथी, पढ़ेंगे जरा। चलिए, हम ओम प्रकाश जी आप ही से शुरुआत करते हैं। सवाल जरा पढ़िए जरा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को सवाल पढ़ना होता है। जी। एज पर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ JRGB, बैंक कैन क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट अंडर STM कैटेगरी अप टू परसेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, क्या समझ में आया? थोड़ा सा समझिए, आप भी तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पढ़े हैं, है ना।
मतलब जी सवाल देखिए क्या समझ में आया। सवाल देखिए ये समझ में आया कि जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अनुसार बैंक जो है कितने प्रतिशत इन्वेस्टमेंट का एचटीएम कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। एचटीएम कैटेगरी का मतलब हेल्ड टू मैच्योरिटी। क्या होता है, बैंक में दो मुख्य काम होते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को इन्वेस्ट करना, या लोगों को, जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देना। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और जब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब एक तो लोन पॉलिसी हो गया, जब ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं तो उस जमा को जो है आप लोन देते हैं, बराबर है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, जी सर। तो इस सवाल को मैं आप सबको समझा रहा हूँ कि हम पब्लिक से जमा लेते हैं और उस जमा को लोन के रूप में देते हैं, तो लोन पॉलिसी बनी है। बचा हुआ हिस्से को इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनी है। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोल रहा है कि बैंकों को कितना इन्वेस्ट करना है एचटीएम कैटेगरी का, मतलब सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना होता है, और वो सिक्योरिटी जो एचटीएम कैटेगरी में रखा हो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये एज पर जेआरजीबी पॉलिसी है, लेकिन सभी जेआरजीबी में यही पॉलिसी है। जो इसका उत्तर यहाँ पर होगा। तो देखें जरा, हमारे कुछ साथी जवाब दिए हैं क्या यहाँ पर, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके जरा देखिए, जरा कुछ साथी जवाब दे पाए क्या। नहीं, कोई बात नहीं, कोई साथी नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये है 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। कि जो बैंक है वो एचटीएम कैटेगरी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% तक। लेकिन कुछ जगह आरआरबी को परमिशन दिया है कि इस लिमिट से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। वहां पर बोला है एक कंडीशन है, अगर एसएलआर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इससे ऊपर कर सकता है, अगर आरबीआई से टाइम टू टाइम कोई रिलैक्सेशन मिला है तो उससे ऊपर कर सकता है, अगर आरबीआई ने अभी वर्तमान में क्या बोला है कि 25% तक इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आरबीआई उसको रिलैक्स कर दे तो तब कर सकता है। अदरवाइज बैंकों को 25% तक ही इन्वेस्टमेंट अलाउड है अंडर एचटीएम कैटेगरी, बराबर है ओम प्रकाश जी, याद रहेगा। जी सर। जी सर। सवाल आपका था तो उत्तर भी आपको आप ही का रहेगा। चलिए अब अगला सवाल पढ़ेंगे हमारे राहुल राहुल अग्रहरी जी। राहुल जी जरा सवाल पढ़िए जरा प्यार से। हैं, राहुल अग्रहरी जी हैं। ओके, राहुल शुक्ला जी सवाल पढ़िए जरा। जी सर। हाँ जी। As per the whistleblower policy of JRGB, the process of investigation will be completed within days of receipt of the complaint. ओके, थोड़ा समझाइए हिंदी में क्या बोल रहा है। JRGB की विसल ब्लोअर पॉलिसी के अनुसार हम्म, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लेन की जो रिसीप्ट प्राप्त होती है उसका इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में कंप्लीट करना होता है। बहुत बढ़िया। तो ये पूछा गया, देखिए मैं आपको इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा एक तो आप जगे भी रहें और सचेत रहें, सचेत मुद्रा में रहें, कॉन्शियस माइंड में, ताकि आपको समझने में भी सुविधा हो। और एग्जामिनेशन के दिन सवाल भी आपको पढ़ना है, समझना भी है। पहला जो मैं देखा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अभी आपको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से सवाल आ रहे हैं। फिर ये विसिल ब्लोअर पॉलिसी से सवाल आ रहे हैं। तो विसिल ब्लोअर पॉलिसी में क्या होता है, यहाँ पर विसिल ब्लोअर होता है आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को अगर लगता है कि उसके शाखा में कुछ गलत हो रहा है तो वो क्या करता है कि वो सूचना देता है, और ये सारी चीजें डीलिंग करता है विजिलेंस ऑफिस। तो जब भी कोई विसिल ब्लोअर पॉलिसी के तहत कोई एम्प्लॉय कोई सी जानकारी देता है कि कोई अनएथिकल काम हो रहा है बैंक में, तो उसके सूचना मिलने के, उसके शिकायत मिलने के बाद 45 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, ये उत्तर कहता है विद इन 45 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। तो ये विसिल ब्लोअर पॉलिसी है। और विसिल ब्लोअर पॉलिसी के अनुसार हम लोग सभी बैंकों का विसिल ब्लोअर पॉलिसी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे एक या दो सवाल जो है विसिल ब्लोअर पॉलिसी से पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बार बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि पीआई डीपीआई क्या होता है। तो पीआई डीपीआई जो होता है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, जो भी जनहित के लिए है। मतलब जनहित के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई सूचना देना चाहता है
तो सूचना देने वाले को विसिल ब्लोअर कहते हैं, और उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो इन्फॉर्मर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसके लिए विसिल ब्लोअर पॉलिसी के तहत उसको संरक्षण मिलता है। अब इसमें मान लीजिए किसी ने, जैसे राहुल जी ने कोई समस्या को ऐसे सुझाया है, तो अगर कोई जान गया तो इनको परेशान कर सकता है, राहुल शुक्ला जी को, उनको डीएडी केस लगा सकता है, उसको फंसा सकता है। तो ऐसे केसेस के लिए भी प्रोटेक्शन होता है। मान लीजिए उसका अप्राइजल नंबर कम कर दिया, है ना राहुल जी, ऐसा भी हो तो होगा ना, जैसे मान लीजिए किसी ने जान लिया कि ये राहुल शुक्ला जी हैं, शिकायत करते हैं सब करके, तो ऐसे कंडीशन में उनको अप्राइजल में कम हो सकता है। तो यहाँ पॉलिसी उसकी रक्षा करता है, वो जो है उसको रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, साहब देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसी कोई सूचना दिया था। तो ये जो है 45 दिनों के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करना है, और बैंक जो है ये पॉलिसी बनाई है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, याद कर लीजिए। अगला सर सवाल आपके इसमें स्क्रीन। बताइए जी। सर अगर व्हिसल ब्लोअर में कंप्लेन करते हैं तो ये कंप्लेन करने का प्रोसेस क्या है सर? रिटन में कर सकते हैं या कोई अदर प्रोसेस भी है इसका? इसका हर बैंक की पॉलिसी में इसके प्रोसीजर बताए गए हैं। जैसे कि आपका जब विसिल ब्लोअर पॉलिसी हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मोड से करेंगे, लेकिन जिस बैंक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मेल के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं, पोर्टल के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर जो जेआरजीबी का है उनको जो विजिलेंस ऑफिस के मेल पर कर सकते हैं विसिल ब्लोअर का, और एक पोर्टल मेथड भी है जहाँ पर एम्प्लॉय अपना डाल सकता है और एम्प्लॉय के जो जानकारी है उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो आप अपने बैंक का जब विसिल ब्लोअर पॉलिसी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि कैसे कैसे ये सूचना दिए दे सकते हैं। तो आपका हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे आने वाले दिनों में विसिल ब्लोअर पॉलिसी, ठीक है, ताकि वो आपको सुरक्षित हो। ये है विसिल ब्लोअर पॉलिसी। जैसे ज़्यादातर बैंकों में मैंने देखा है कि एक सेपरेट ईमेल आईडी बना दिया गया है विसिल ब्लोअर के लिए, और जो नेशनलाइज बैंकों में किया गया है पोर्टल सिस्टम से, कि आप अपने एम्प्लॉय डेस्कटॉप पासवर्ड से जाते हैं और सूचना जो है देते हैं, और वो गोपनीय रहता है वो। चलिए अगला सवाल। तो अभी किसकी आवाज थी? आपकी आवाज, आपका नाम क्या है? सर सोमनाथ दास। हाँ सोमनाथ जी। चलिए अगला सवाल आप पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 पढ़िए जरा, क्या लिखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम गोल्ड लोन ऑफ जेआरजीबी बैंक? हाँ, तो क्या है, अभी देखा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी, तो सुमित जी बोल रहे हैं बाई पोस्ट से भी भेज सकते हैं। देखो वो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का बता रहे हैं, है ना, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। और विजिलेंस ऑफिस को देखेंगे इसका, क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं इंचार्ज विजिलेंस ऑफिस होते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे सोमनाथ जी ने सवाल पढ़ा कि मैक्सिमम गोल्ड लोन क्या है। तो ये देखा पाया गया है पिछले फाइनेंशियल ईयर और इस बार भी, गोल्ड लोन का मैक्सिमम लोन पूछता है, कई बार इसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी पूछता है, और कई बार इसका मार्जिन पूछता है। तो गोल्ड लोन को तो देख लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर हम लोग सेशन में भी उसको इंक्लूड करेंगे गोल्ड लोन को, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत कीमती है। तो मैक्सिमम गोल्ड लोन पूछा है। आप अपने अपने बैंक का गोल्ड लोन, ज्यादातर बैंकों में 20 लाख होता है, लेकिन यहाँ पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का है, तो वहाँ के साथियों के अनुसार ये जो है 10 लाख रुपए मैक्सिमम गोल्ड लोन है जेआरजीबी के अनुसार। तो इसमें क्या है, हमको गोल्ड लोन में 5 चीजें देखनी होती है: मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एलटी जो उसका मार्जिन, फिर उसके बाद आपका उसका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, फिर होता है उसका जो है चार्ज क्या क्रिएट करते हैं। तो इतनी सारी चीजें देखेंगे तो गोल्ड लोन पूरा हो जाएगा। हार्डली गोल्ड लोन पढ़ने के लिए 5 से 6 मिनट लगना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सुमित कुमार जी जरा सवाल पढ़ेंगे, जरा सवाल क्या लिखा है, देखिए कितना प्यारा सा सवाल है। सुमित जी हैं? सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज डिफाइंड इन विच एक्ट? वाह बढ़िया है, थोड़ा समझा दीजिए क्या क्या है ये। एसएलआर पूछ रहा है सर, किस एक्ट में डिफाइंड है ये? हाँ 24 बीआर एक्ट में है। बहुत बढ़िया। ये एसएलआर क्या होता है सुमित जी? अभी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, सर सीआरआर क्या है। सर बैंक अपने पास रिजर्व में रखता है एसएलआर, हम्म, गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में। बहुत बढ़िया। इसमें तो इसको बोलिएगा एक्टिव कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में रखना होता है, रिजर्व, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं।
जिसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में की गई है। और कुछ हिस्सा गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, या कैश के रूप में, या आरबीआई के पास करंट अकाउंट में जमा करके रखे जाते हैं, वो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये दोनों रेशियो जो है ये रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, बैंकों को इतना रखना ही रखना होता है। और इसके लिए नीति निर्धारण जो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में की जाती है। और वर्तमान में ये जो रेट है सीआरआर का 4.50% और एसएलआर का 18% है। और एसएलआर की व्याख्या जो की गई है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। तो इस तरह से आप इंटरव्यू में एक बताएंगे तो इंटरव्यूअर बहुत आपसे प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारे साथियों के इंटरव्यू हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एग्जाम हुए हैं तो उनके इंटरव्यू भी होते हैं, इनमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा पढ़िए शेखर दास जी, सवाल पढ़िए तो आपको ठीक से दिख पा रहा है? हाँ सर। पढ़िए पढ़िए, सवाल क्या लिखा है देखिए तो। What is the audit frequency for A plus and A well controlled and adequately controlled branches, risk branches as internal audit policy of JRGB? बहुत बढ़िया। यहाँ पर सरल सा सवाल ये पूछा है कि अगर कोई ब्रांच एकदम लो रिस्क में है, मतलब इसको अगर साधारण भाषा में समझे तो लो रिस्क है, वेल Low risk. कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, या एडुकेटली कंट्रोल है, बढ़िया कंट्रोल है, तो उसकी जो ऑडिटर हैं फिर से कब आएंगे, ऑडिट फ्रीक्वेंसी पूछा गया। तो अपने अपना ऑडिट फ्रीक्वेंसी लिख 15 to लीजिए। 18 months. हाँ 15 to जी। 18 months. 15 to हाँ 18 months. हाँ, आपका ये जैसे हमारे शेखर जी बोल रहे हैं तो वो शेखर जी का बैंक अलग है ना शेखर जी? ये हाँ टीजीपी के हैं तो इनका अलग होगा, और हमारे सीआरजीबी के साथियों का अलग होगा। और रानू जी कौन से बैंक से हैं? ये सब सीआरजीबी के हैं शायद, ओम प्रकाश जी तो सीआरजीबी के लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया, तो ये है 18 मंथ्स है, क्योंकि ये लो रिस्क ब्रांच है। तो ज्यादातर जैसे हमारे अभी शेखर जी ने बताया 18 मंथ्स जो है लो रिस्क में होता है, मीडियम रिस्क में जो है 15 to 18 होता है, मीडियम रिस्क में जो है होता है 12 मंथ्स होता है, और हाई रिस्क में होता है 6 to 9 मंथ या 9 मंथ्स होता है। तो ये इस तरह का होता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। मान लीजिए हम जिस बैंक की अभी जेआरजीबी की बात कर रहे हैं, तो अगर उनका देखेंगे तो उनका जो ऑडिट फ्रेमवर्क है तो उसमें ये बोला गया है कि वेल कंट्रोल्ड और एडुकेटली कंट्रोल ब्रांच का फ्रीक्वेंसी 18 महीने में होगा, और मॉडरेटली जो कंट्रोल्ड एंड अनसेटिस्फैक्टरी ब्रांचेस हैं उनका होगा 12 मंथ्स में। ये दो कैटेगरी का दिया है, मतलब जो हाई रिस्क अनसेटिस्फैक्टरी है और मॉडरेटली कंट्रोल है उसका 12 मंथ में होगा। लेकिन जो वेल कंट्रोल्ड है, एडुकेटली कंट्रोल्ड ब्रांच है, जो बढ़िया ब्रांच है, उनका 18 मंथ्स होगा। तो दो कैटेगरी। तो आप हमें जो है अपने अपने बैंक के पॉलिसीज को रिफर करने हैं। चलिए अब सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सरल सा सवाल है। रानू जी जरा सवाल पढ़ दीजिए, जरा ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, अगर आप पढ़ देते हैं तो। हाउ मेनी मेंबर इन जेएलजी? वाह बहुत बढ़िया जी। ये क्या होता है जेएलजी रानू जी? इसके बारे में अभी जॉइंट सवाल पूछ रहे हैं। लायबिलिटी ग्रुप। हाँ, तो ये क्यों बनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इनका? सर इनको लैंडिंग करने के लिए, एक दूसरे के की हेल्प के लिए। ओके। एक तो दूसरे आपने, हाँ हाँ, और कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें कितने मेंबर होने चाहिए? 4 to 10। 4 to 10 बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। और आपके भी प्रमोशन एग्जाम में इनमें से जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप देखिएगा जितने भी सवाल डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए पूरा टॉपिक है। आप अगर ये रिकॉल क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस करते हैं ना तो पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। जेएलजी जो है, जिसको जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कहते हैं, ऐसे लोगों का एक समूह बनाया जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य होता है बैंकों से लोन लेना। तो इनका पर्पस ही होता है बैंक से लोन लेना और आत्मनिर्भर बनना, या अपने आसपास जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज होता है उनको मदद पहुंचाना। ये कुछ अच्छे लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, ये इकट्ठा होते हैं 4 से 10 के रूप में, और ये बैंकों से लोन लेने के लिए बनाया जाता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। तो ये क्या होता है, ये लोन लेके ये किसानों के जो मार्केटिंग है, उनके प्रोडक्ट है, इनकी सारे काम करते हैं।
और उनके धान को खरीद लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। एक डिटेल वीडियो भी आपके लॉगिन सेक्शन में होगा, जिसमें कितना पर मेंबर जो है फाइनेंस कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना फाइनेंस कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। तो ज्यादातर पॉपुलर सीरीज का सवाल यही आता है, कितने मेंबर होते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में। बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस तरह देखिए। ये सवाल पढ़ेंगे आशीष जी, जरा सवाल पढ़िए, हमारे छत्तीसगढ़िया जी, पढ़िए तो आशीष जी, क्या लिखा है देखिए सवाल। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, दीपमाला जी, आप पढ़ पाएंगे? अच्छा, कोई नहीं पढ़ेंगे बोल रहा है। पढ़िए पढ़िए, रानू जी पढ़िए। An assets would be classified as doubtful if it has remained in the substandard category for a period of 10 months. वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाइए जरा। सर सर ये बोल रहा है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कितने दिन तक रहने के बाद एसेट्स डाउटफुल में क्लासिफाइड होगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या होना चाहिए उस आपके हिसाब से उत्तर इसका? 12 मंथ सब स्टैंडर्ड में रहेगा, उसके बाद वो डाउटफुल में जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, कोई भी एसेट्स होता है उसको एक सफर करना होता है। जिस तरह आप छत्तीसगढ़ जाते हैं तो लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, स्टेशन से आते हैं, फिर दुर्ग आएगा, भिलाई आएगा, फिर रायपुर आएगा। ठीक उसी तरह से एक लोन भी है, सफर करता है। पहले स्टैंडर्ड अकाउंट जाएगा, रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट जाएगा, फिर इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट आएगा, जिसको ऐसे में 0 कहते हैं, फिर ऐसे में 1 कहते हैं, ऐसे में 2 कहते हैं। जैसे में 2 के बाद 91 डेज हो जाता है तो एनपीए आता है। तो एनपीए में पहला स्ट्रक्चर होता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में 12 महीने रहता है, उसके बाद वो डाउटफुल में चला जाता है। यही सवाल पूछा गया है। अब इसमें एक कंडीशन और भी पूछता है ज्यादातर कि अगर कोई भी किसी भी समय किसी लोन अकाउंट में आपने इंस्पेक्शन करने गए, इंस्पेक्शन करते समय उसकी सिक्योरिटी 10% से कम हो गया उसके लोन आउटस्टैंडिंग का, तो वो अकाउंट सीधे सीधे लॉस में चला जाता है विदाउट वेटिंग एनी पीरियड। तो ये सवाल भी जो है आपके इस प्रमोशन एग्जाम में आए हैं इसी बैंक के। आगे सवाल भी आएगा तो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एनपीए से सवाल आए हैं, तो आपको इसलिए मैं सुबह आज एनपीए का वीडियो भेजा था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, हाँ जी, हाँ दीपमाला जी पढ़ेंगे जी। दीपमाला जी आ गए थे, अभी अभी कहीं दिखे थे। हाँ हाँ जी, पढ़िए तो क्या है। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, इस उनके पास उनकी आवाज़ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप लोग तो रूरल रूरल जगह में काम करते हैं ना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, अब आई, अभी आई। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन फॉर हाउसिंग इन। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है दीपमाला जी, कोई बात नहीं, बट हमने आपकी आवाज़ सुन ली। इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोन फॉर हाउसिंग पर्पस अंडर डीआरआई। तो एक वीकर सेक्शन में एक स्पेशल लोन होता है जिसको डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, डीआरआई लोन बोलते हैं। तो डीआरआई लोन के लिए यही सवाल जो है ज्यादातर पूछता है। डीआरआई लोन के लिए अधिकतम 15,000 का लोन देते हैं, लेकिन अगर वो घर बनाने के पर्पज से लोन ले रहा है तो उसको एडिशनल जो है पैसा मिलता है, जिसको 20,000 बोलते हैं। अदरवाइज आजीविका के लिए, कोई सा काम शुरू करने के लिए 15,000 होता है, लेकिन अगर हाउसिंग पर्पस हो गया तो 20,000। तो ये डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें कि 4% की दर से ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। और ये दर जो है एक ऐसा दर है जहां पर बैंकें जो हैं अपने प्राइम लेंडिंग रेट या जो भी उनके लोअर रेट है, बेंचमार्क रेट है इंटरेस्ट का, उससे नीचे प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज बाकी सभी लोन में देखिए बैंक जो है उससे ऊपर ही प्रोवाइड करते हैं। केसीसी में भले ही आप 7 देते हैं लेकिन आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, तो आपको 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन 8.5 हो गया। ठीक उसी तरह जो भी एनआरएलएम में करते हैं तो उसमें 4.5 का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो डीआरआई में हाउसिंग पर्पस के लिए 20,000 और आजीविका के लिए जो है 15,000 का लोन मिलता है।
ये सवाल पूछा गया था। ये एक ऋण योजना के लिए है। ऐसे कस्टमर जो सैलरी लेते हैं, गुरुजी हैं, ऐसा कुछ कह आया था उसमें। इन सैलरी प्लस अकाउंट दोज कस्टमर हु हैव ए सैलरी अकाउंट विद JRGB, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अकाउंट एज पर द सैलरी प्लस स्कीम। तो सैलरी प्लस स्कीम से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी अपने बैंक का भी ऐसा कोई स्कीम होगा तो हम सैलरी प्लस देखेंगे। तो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात कही गई है यहाँ पर, और ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, क्योंकि बैंक अपने आसपास रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को, उनके इनकम संसाधन को और उनके भौगोलिक और आजीविका निर्धारण के लिए सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर पर्सनल लोन देते हैं, ताकि उनके लिए फ्रूटफुल हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो ये जो है 24 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम का जो है लोन देते हैं, और मैक्सिमम जो है 10 लाख है। ये जो है JRGB का है, लेकिन हमारे साथी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं 20 लाख, क्योंकि वो जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं वो CRGB के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। तो इन सैलरी प्लस अकाउंट में ये देखिए 24 महीनों का जो नेट मंथली इनकम है उसको लोन के रूप में दिया जाएगा। तो आप लोग भी जरा ये लोन स्कीम ऐसा आपके पास होगा सैलरी प्लस तो पढ़ लीजिएगा। राहुल शुक्ला जी बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर्सनल लोन है, ये भी ठीक है, पर्सनल लोन है। ओके, ये सवाल जरा पढ़िए, जरा राहुल शुक्ला जी सवाल पढ़िए, बढ़िया है सवाल। If one of third party assures to repay the debt of principal borrower in case of default, this surety is called. ये देखिए पॉपुलर सीरीज का सवाल है, मतलब 3 साल से ये सवाल लगातार आ रहा है ना, और ये अगले 2 साल तक और आएगा, जब तक नई सरकार नहीं बन जाएगी तब तक आता रहेगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, उसके बाद सबका विश्वास, सियोरिटी है एकदम। तो इफ वन ऑफ द थर्ड पार्टी एश्योर्ड टू रीपे द डेट ऑफ प्रिंसिपल बोरोवर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, दिस सियोरिटी इज कॉल्ड गारंटी, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गारंटी। तो गारंटी एक ऐसा वचन पत्र है, एक ऐसा जो कथन है जिसके माध्यम से अगर कोई बोरोवर बैंक से लोन लेता है और प्रिंसिपल बोरोवर अगर पटाने में अगर अयोग्य होता है, तो एक थर्ड पार्टी जो है बैंक को एश्योर करता है कि जब आपका बोरोवर नहीं पटाएगा तो मेरे आंगन आना, मैं आपको पैसा दे दूंगा। और सीधे हमारे ओम प्रकाश जी उसके आंगन पहुंच जाएंगे, कब, जब पहला प्रिंसिपल बोरोवर नहीं पटाएगा तब, है ना। और सीधे ओम प्रकाश जी पहुंच जाएंगे और उसको बोलेंगे, छेर छेर छेरा कोठी के धान ला, हेर हेर हेरा देगा गोटिया, तहर गारंटी ले रहे। सही है, ऐसे ऐसे करेंगे ना ओम प्रकाश जी, सीधा पहुंच जाएंगे, उसको बोलते हैं गारंटर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर रेटिंग स्कोर फॉर सैंक्शन एलिजिबिलिटी अंडर गुरुजी प्लस स्कीम। तो गुरुजी प्लस स्कीम्स के लिए एक हर्डल दिया गया है, क्योंकि हर रिटेल लोन में हम लोग रेटिंग करते हैं, 5 तरह के उस व्यक्ति के आकलन करते हैं, और आकलन करने के बाद अगर वो रेटिंग में इससे कम नंबर पाता है तो उसको लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। जिस तरह आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करने के बाद बैंक क्या करती है, कट ऑफ लगाती है कि इससे कम जो पाया है वो फेल कर देंगे, और इससे अधिक पाया है तो उसको पास करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ठीक उसी तरह लोन में भी हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। कस्टमर हमारे पास आता है, कस्टमर के जो 5 तरह से रेटिंग करते हैं। पहला तो उस कस्टमर की एज, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका इनकम क्राइटेरिया, उसमें शादीशुदा है, बच्चे हैं, कितना अनुभव है, फिर उसके बाद कहाँ काम करता है, क्या प्रोजेक्ट है, फिर कब कितना रिपेमेंट है, कितना लोन लेता है, ये सारी चीज़ें, जो रिटर्न भरता है कि नहीं भरता है, सब में मार्क्स मिलता है, कितना पढ़ा लिखा है। उस नंबर के आधार पर उसकी रेटिंग होती है, और रेटिंग में वो हर 60 अगर है, मिनिमम 60 चाहिए लोन सेंक्शन करने के लिए, तो 100 नंबर का रेटिंग होता है, 60 नंबर पाएगा तो उसको लोन होगा, अगर 59 पाएगा तो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। गुरुजी प्लस स्कीम के लिए ये बात कही गई है, रेटिंग। तो अगला सवाल पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मिनिमम नेट मंथली इनकम इन गुरुजी लाइट स्कीम फॉर पैरा टीचर। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए रेगुलर टीचर हैं तो चलो अलग बात है, लेकिन ऐसे भी टीचर हैं जो पैरा टीचर हैं, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, किसी दूसरी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ऐसे टीचर के लिए लोन की स्कीम है गुरुजी लाइट स्कीम, है ना।
गुरुजी लाइट स्कीम है, कहीं प्रीमियम, कहीं पर लाइट, ऐसा स्कीम्स का नाम है। तो उसमें बोला गया है कि उस गुरुजी का मिनिमम जो इनकम होना चाहिए, मंथली इनकम, वो 10,000 रुपये होने चाहिए। तो ये सो देखिए, एजुकेशन जो में जुड़े हुए लोग हैं उनमें से जो पर्सनल लोन स्कीम है उसके में से कितने सवाल पूछ लिए, 2-3 सवाल तो यही हो गए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द लर्निंग सीसीए अलाउंस। ये लर्निंग सीसीए अलाउंस के लिए पूछा गया कि लर्निंग सीसीए अलाउंस क्या है। तो यहाँ पर हमारे अलग अलग बैंकों का सीसीए होगा, यहाँ पर 700 है लर्निंग सीसीए अलाउंस जो है 700 है, सुमित जी ने भी लिख दिया 700। तो ये अब देख लीजिएगा, लर्निंग सीसीए अलाउंस जो है 700 है, और इसके बारे में 2-3 बैंकों में पूछ लिया, तो आप जरा मिलान करके उसको ठीक तैयार करके जाइएगा। चलिए, सीआरजीबी में भी 700 है, ठीक है। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आपका एग्जाम जो है वो 19 मार्च को है कि 25 मार्च को है, कब है? सर 11 मार्च को। 11 मार्च को है, ओके। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जाएगा, आपके सारे जो है हम लोग सर्कुलर्स वगैरह फटाफट करा देंगे, है ना। चलिए, जी तो यहाँ पर क्या लर्निंग, ये जो सवाल हम डिस्कस भी कर रहे हैं ना, ये सवाल भी हुबहू आएंगे। और आप मान के चलिए कि 60-40 का रेशियो तो होगा, मतलब 40% जो है इंटरनल से आएंगे, 60% जनरल से आएंगे, या दोनों पलट भी हो सकते हैं। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, दोनों कंडीशन पे हम सामना कर पाएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ए blank is a financial institution that does not have a physical presence in any country। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संस्था है, वित्तीय संस्था कहलाएगी, उसका नाम क्या होगा, उसकी जब फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, कंट्री में, मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका ऑफिस नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं? सेल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बैंक कहते हैं। और ये भी अभी अभी नया एडिशन हुआ है इस सवाल का, जब अभी जो अपने अदानी वगैरह का जो शेयर वगैरह का हुआ ना, तो सेल बैंक से ये कि ऐसे जो अ, अभी एक्सपोजर हुआ है, इसी से जुड़े हुए सवाल हैं, और 2-3 बैंकों में ये आ गए हैं। तो एक सेल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस इन एनी कंट्री। उसका कहीं किसी भी कंट्री में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो छद्म बैंक बोलते हैं इनको, इनको पकड़ना मुश्किल है, उनका कहीं पर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन नाम वगैरह सारा चीजें रहेंगी। चलिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया, अगला सवाल, व्हाट इज द एलटीवी रेशियो फॉर स्वागत होम लोन स्कीम। तो ये भी लोन स्कीम का है, देखिए ये बैंक स्पेशल लोन स्कीम है। तो लोन स्कीम में पूछा गया है एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा स्वागत होम लोन स्कीम। तो ये बैंक का कोई स्पेशल स्कीम है जिसके तहत बैंक अपने ग्राहकों को स्वागत करता है, घर घर बनाओ, घर बना के रहिए, स्वागत है आपका, ऐसे करके कोई योजना है। इसमें एलटीवी रेशियो पूछा गया। एलटीवी रेशियो का मतलब क्या है? घर अगर 10 लाख का है तो आप लोन कितना देंगे। सपोज आप 9 लाख देंगे तो आपका एलटीवी रेशियो 90% हो जाएगा, तो 10% मार्जिन लाएगा, 90% बैंक देंगे। तो वही पूछा है, स्वागत होम लोन में कितना एलटीवी रेशियो, वो है 75% है। यानी कि अगर मान लीजिए लोन उनका 20 लाख होगा, तो ये क्या करेंगे, 15 लाख लोन देंगे, बाकी जो 5 लाख जो है कस्टमर अपने जेब से मिलाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो एलटीवी रेशियो का मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कंप्लेंट कैन बी रिजॉल्व, नहीं, सवाल ऐसा होना चाहिए, कंप्लेंट इज टू बी रिजॉल्व विद इन हाउ मेनी डेज एज पर द जेआरजीबी ग्रीवेंस, जेआरजीबी कस्टमर ग्रीवेंसेज रिडेशल मैकेनिज्म पॉलिसी। तो जरा फटाफट हमारे साथी जरा अपने अपने बैंक का टाइप कर दीजिए कि अगर कोई ब्रांच में शिकायत मिलती है तो आपके जो इंटरनल ग्रीवेंसेज रिडेशल मैकेनिज्म पॉलिसी है उसके तहत कितने दिनों में वो कंप्लेंट जो है रिजॉल्व हो जाने चाहिए, उसका निराकरण हो जाना चाहिए। क्योंकि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हम अपने कस्टमरों के लिए देखभाल कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई हमारा कस्टमर कोई सवाल उठाता है, हमारे सेवा पर सवाल उठाता है ना। रंजन कुमार तिवारी जी आ गए जी, हैं, वाह, बहुत बढ़िया रंजन जी, हैं। चलिए तो ये जो है अ, अभिमन्यु जी लिख रहे हैं 3 डेज में रिजॉल्व करना चाहिए।
तो आप सोचिए, हमारे ग्राहक हैं, वैल्यूएबल कस्टमर हैं, उनको पूरा अधिकार है इशू रेज करने का, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए पैसों से हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बैंक इसलिए एक ग्रीवेंसेस पॉलिसी बनाती है कि अगर कोई कस्टमर ऐसा कोई इशू रेज करता है तो हमको उसके किस फ्रेमवर्क में जवाब देने चाहिए, और अगर उस फ्रेमवर्क में जवाब नहीं दे पाए तो वो एक्सटर्नल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल को अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे अब छत्तीसगढ़, अभिमन्यु जी आप कौन सा बैंक का लिखे हैं यहाँ पर? 3 डेज। तो ये था आपका जीआरजीबी का, तो यहाँ आंसर जो है 21 डेज होगा। पीएनबी, हाँ पीएनबी का अभिमन्यु जी लिखे। तो ज्यादातर जो नेशनलाइज बैंकें हैं वो 2 या 3 दिन लेते हैं। ब्रांच में अगर कोई शिकायत मिलती है तो 2 दिनों में या 3 दिनों में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। रीजनल ऑफिस में 3 से 4 दिन, जोनल ऑफिस में 4 से 5 दिन, और सेंट्रल ऑफिस में 5 से 7 दिन। ये नॉर्मल एक क्राइटेरिया है नेशनलाइज बैंकों का। लेकिन यही क्राइटेरिया 7, 15, 21 दिन में ये ग्रामीण बैंक में चला जाता है, ग्रामीण बैंक की बात करें तो यहाँ चूंकि जेआरजीबी का है तो यहाँ 21 डेज। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर, इफ काउंटरफिट करेंसी नोट डिटेक्टेड इन बैंक काउंटर देन व्हाट बैंक शुड बी डन, बैंक शुड डू। तो अगर एक काउंटरफिट करेंसी नोट आपके काउंटर पे मिला है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? जरा टाइप करके बताइए क्या करेंगे आप लोग। तो एकदम सीधे आप लोग ना लौटा देंगे, है ना, जा बेटा जहां से लाए वहां से बदल के ला। वाह, जब्ती कर लेंगे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कि फाड़ देंगे, कि एकदम वहां पर से लिख देंगे कि ये जाली नोट है। ओके, आप लोग सब जानकार हैं। ऐसे नोटों को हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे इम्पाउंड कर लेंगे, जब्ती बना लेंगे और उसको रसीद दे देंगे। फिर उसके बाद अगर देखेंगे कि वो सिंगल डिपॉजिट में कितने नोट आए हैं। अगर नकली नोट 4 तक आए हैं तो उनको इकट्ठा कर लेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे और महीने भर में नोडल ऑफिसर के माध्यम से उसका रिपोर्ट बना के पुलिस को नोट के साथ दे देंगे। अगर एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या 5 से अधिक नोट आए हैं तो हम क्या करेंगे, तत्काल एफआईआर करना पड़ेगा और वो नोट भी पुलिस को देना पड़ेगा, ताकि कोई कार्रवाई करेगी पुलिस। क्योंकि हो सकता है कोई हमारे आर्थिक धारा को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रहा हो, किसी का नुकसान हो जाता है ना किसी कस्टमर का, और फिर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसी वजह से उसको तत्काल हम लोग एफआईआर करेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल बहुत आसान है। DICGC प्रीमियम फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस इज पेड बाय हुम। कौन पे करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, कौन पे करता है? और ये तो हमारे शेखर जी बता देंगे। शेखर जी बताइए जरा, कौन पे करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस का? शेखर जी, अच्छा सो गए होंगे भी हो सकता है ना, रात हो गई है। सब थोड़ी ना राहुल शुक्ल जी टाइप का है कि जगह हूँ। हाँ अभिमन्यु जी, कौन पे करता है? हाँ जी, हाँ जी बताइए। वाह, बैंक पे करता है, बहुत बढ़िया। तो जो, हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया दीपमाला जी, बहुत एकदम दूर में है लग रहा है, आपकी आवाज भी एकदम बहुत देरी से आती है और अच्छे से नहीं आ रही है। तो DICGC प्रीमियम जो है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, जिसमें सभी बैंकों को मैंडेटरी जो है पब्लिक के जो डिपॉजिट है उनको इंश्योरेंस करना होता है। और ऐसे डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है बैंक पे करती है। और ये जो है अभी नए रिवाइज गाइडलाइन के अनुसार 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक में ये सीमा रखी गई है इंश्योरेंस की। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल, अच्छा ट्रेन में है इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, आप यात्रा करिए और इस सेशन का आनंद भी लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, द सेट ऑफ क्रेडिट इज टू बी गिवन विद इन हाउ मेनी डेज इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इज रिपोर्टेड बाय द कस्टमर। अगर किसी कस्टमर का अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गया या कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो गया, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो गया और अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो गया, तो इसमें पूछा गया है कि अगर उसकी रिपोर्टिंग जो है तय समय सीमा में कर देती है, 3 दिन के अंदर करते हैं तो कस्टमर की 0 लायबिलिटी, 3 से 7 दिन में करते हैं तो कस्टमर की लिमिटेड लायबिलिटी,
और 7 से दिन के बाद करते हैं तो बैंक की जीरो लायबिलिटी। तो यहाँ पर अगर कोई कंप्लेंट जो आता है अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का, तो जो शैडो क्रेडिट है वो होना चाहिए 10 दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए, 10 दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए शैडो क्रेडिट। फिर उसके बाद वो प्रक्रिया चलेगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ट्रेल निकालेंगे, पैसा कहाँ गया, कौन से मोड से गया, ओटीपी आया क्या, क्या ग्राहक ने कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें जो है साझा की है क्या। फिर उसके बाद वो जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स का जो डिक्लेरेशन है, फ्रॉड डिक्लेरेशन होगा। फिर उसके बाद अगर लायबिलिटी फिक्स की जाएगी, अगर कस्टमर ने सारे नेग्लिजेंस किया तो कस्टमर पे करेगा लॉस, अगर बैंक का नेग्लिजेंस तो बैंक पे करेगा, और अगर दोनों नेग्लिजेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान सा सवाल, और सवाल पढ़ने से पहले ही हमारे अभिमन्यु जी जवाब दे दिए हैं। वाह, T+5 डे पहले लिख दिए, सवाल से मानना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल ये है, इफ इन फेल एटीएम ट्रांजेक्शन द अमाउंट इज टू बी रिवर्स विद इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कोई एटीएम में ट्रांजेक्शन करने जाता है कोई ग्राहक, और उसका खाता डेबिट हो जाता है बट वो अमाउंट नहीं आ पाता है उसके हाथ में, वो अमाउंट को नहीं कैश कर पाता है, तो इसको बोलते हैं फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन। और ऐसे फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन का जो रिवर्सल है कितने दिनों में हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर बोलता है T+5 days। तो इन केस ऑफ ए फेल्ड ट्रांजेक्शन the banks have been mandated to recredit the customer account within maximum of T+5 calendar days where T is the day of transaction। तो यहाँ पर बोला गया है कि T+5 days में ये क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सुओ मोटो क्रेडिट हो जाना चाहिए बोल रहा है, बिना मांगे क्रेडिट हो जाना चाहिए, शिकायत करने का नौबत नहीं आना चाहिए, ये बोला गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल आ गया है, 3-4 बैंकों में लगातार हुआ ऐसे आ गया कि व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट बैलेंस शीट इज शोज। बैलेंस शीट क्या दिखाता है, व्हाट इज द बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट स्टेटमेंट क्या है, व्हाट बैलेंस शीट शोज। तो यहाँ पर पूछा गया कि बैलेंस शीट क्या दिखाता है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी फर्म का किसी पर्टिकुलर डेट में एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट दिखाता है, या कंपनी क्या ओन करती है, कंपनी क्या ओज करती है, ये दिखाता है। तो बैलेंस शीट शोज ए स्टेटमेंट ऑफ ए फर्म ओन्स एंड ओज ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो एक पर्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट का कितनी आस्तियां हैं, बैलेंस शीट की कितनी देयताएं हैं, बैलेंस शीट के ओन्स कितने हैं और ओज कितने हैं, ये जो स्टेटमेंट दिखाता है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट फॉर ई व्हीकल ग्रीन कार लोन। तो आजकल देखिए ई व्हीकल जो है काफी जोरों से चल रहा है, तो आने वाले समय में यही ई कार चलेंगे। तो द मैक्सिमम रिपेमेंट पूछा गया है ई व्हीकल का। नॉर्मली वही कार लोन में जो होता है वो 7 ईयर का होता है, 7 ईयर का होता है। लेकिन आप देखिएगा जब भी ई व्हीकल की बात आती है तो उसमें रिलैक्सेशन है। ई व्हीकल में क्या है, मार्जिन कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, मोरेटोरियम नहीं सॉरी रिपेमेंट पीरियड बढ़ा देता है। तो ये 8 ईयर्स है ना, कितना है 8 ईयर्स है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट, ये ग्रीन कार के लिए 8 ईयर्स है। अभिमन्यु जी 1 करोड़ लिख रहे हैं, मतलब ये लोन क्वांटम लिख रहे हैं लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ये जीआरजीबी के सवाल की बात चर्चा कर रहे हैं, सब बैंकों में अलग अलग होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द एनुअल इनकम फॉर बिजनेसमैन लोन, व्हाट इज द एनुअल इनकम फॉर बिजनेसमैन अंडर कार लोन। मतलब कार लोन के लिए अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा, बिजनेसमैन के लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर कोई बिजनेसमैन कार लोन लेना चाहता है तो उसकी जो एनुअल इनकम कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये बात कहा गया है। तो अगर कोई बिजनेसमैन बैंक में आता है और कार लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी इनकम जो है, दीपमाला जी ने बढ़िया बताया, कम से कम ये 3 लाख होने चाहिए, तब वो एलिजिबल होगा कार लोन लेने के लिए। बहुत बढ़िया। सुमित जी ने भी लिखा 3 लाख। तो एनुअल इनकम अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो उनकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी, इनकम होगी तभी एलिजिबिलिटी बनेगी, वो है 3 लाख। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द प्रोसेसिंग फी फॉर लॉयल्टी कार लोन स्कीम ऑफ JRGB बैंक।
तो ये देखिए एक स्कीम है लॉयल्टी कार लोन स्कीम। लॉयल्टी कार लोन स्कीम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो लॉयल कस्टमर होंगे, जो काफी दिनों से अच्छे ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, बैंक के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, या कई बैंकों में देखा जाता है कि अगर एक कस्टमर है उसका करंट या सेविंग अकाउंट है, लेकिन साथ ही साथ उसका कोई एफडी अकाउंट भी है, हर बार मेंटेन करता है, तो ऐसे लोगों को लॉयल कस्टमर कहते हैं। तो लॉयल्टी कार लोन ये देता है, तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज कितना है? तो प्रोसेसिंग चार्ज से जुड़ा हुआ सवाल है। ये प्रोसेसिंग चार्ज 0.25% ऑफ लोन अमाउंट है। साधारणतः अगर प्रोसेसिंग चार्ज को देखेंगे तो प्रोसेसिंग चार्ज 0.50% होता है, लेकिन यहाँ पर इस लोन स्कीम में जो है वो 0.50 है। वो कितना है? 0.50 है। तो ये कार लोन के प्रोसेसिंग के बारे में पूछ दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द लोन कैन बी सैंक्शन अगेन एलआईपी। देखिए ये सवाल भी पूरा पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछ रहा है हमेशा। क्या पूछ रहा है वो कि जब एलआईपी का मतलब होता है मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर हम लोन देते हैं तो वो कौन सा अमाउंट है या कौन सा बेसिस है जिसके आधार पर हम लोग क्वांटम ऑफ फाइनेंस डिसाइड करते हैं, ये पूछा गया। तो आप लोग सभी जरा चैट बॉक्स में बता ही दिए होंगे, देख लेता हूँ चैट बॉक्स में। सरेंडर वैल्यू, बहुत बढ़िया। तो ये होता है कि जब भी हम एलआईसी के अगेंस्ट या जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं, तो हम लोग जो भी पोस्ट ऑफ एलआईसी है, एलआईसी को लिखते हैं कि आज की तारीख पर इस पॉलिसी का वैल्यू कितना है। वहां से सर्टिफिकेट या बैलेंस मिलने के बाद फिर उसके आधार पर फिर मार्जिन रखते हैं और लोन देते हैं। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल जरा पढ़िए जरा, राहुल जी पर सवाल पढ़िए जरा, क्या लिखा है पढ़िए तो जरा आराम से। अच्छा राहुल जी भी सो गए लग रहा है। कोई बात नहीं। इन मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी टोटल ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ एंट्री कैन बी चेक्ड इन ए मिनी स्टेटमेंट। तो मोबाइल बैंकिंग जो आप लोग के बैंक का है, जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं, ऐप हैं, उनके बारे में तो आपको देख के जाना ही जाना है प्रमोशन एग्जाम में, क्योंकि ये तो सवाल आ ही रहे हैं। ये एक सवाल दिखा है सर, राहुल शुक्ला या कोई और? अच्छा अच्छा, हाँ, नाम ऐसे दिख रहे हैं। तो अभी तो राहुल अग्रहरि जी तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं अकेले। तो राहुल अग्रहरि जी तो अपना मतलब माइक ऑन नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, मैं तो साथ पाने के लिए आप लोगों को नाम लेता हूँ, उसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो इन मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी टोटल ट्रांजेक्शन एंट्री जो है वो कितने एंट्री दिखते हैं, ये एक बात कही गई है मिनी स्टेटमेंट में। तो 1 मंथ का, हाँ सही कह रहे हैं प्रकाश जी, 1 मंथ का दिखेगा, लेकिन एक पेज में कितना एंट्री दिखता है ये सवाल पूछा गया। तो 10 एंट्रियां दिखेंगे। मान लीजिए एक महीने में 30 एंट्री हैं, तो फिर नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज दिखेगा। हाँ राहुल शुक्ला जी बोल रहे हैं प्रमोशन तक जगते रहना है। आई एग्री कि प्रमोशन तक जगते रहना है, लेकिन आई स्ट्रांगली एग्री दैट उसके बाद भी जगते रहना है। क्योंकि जब जब जगते हैं ना तो आपका जीवन निर्माण होता है। जब जगते हैं ना तो आपके सोच का निर्माण होता है। जब जगते हैं ना तो आपके भाव का निर्माण होता है। और जब आपके भाव का निर्माण होता है तो आपके शब्द का निर्माण होता है। और जब आपके शब्द का निर्माण होता है तो आपके कार्य का निर्माण होता है। जब आपके कार्य का निर्माण होता है तो आपके आदत का निर्माण होता है। और जब आपके आदत का निर्माण होता है तो आपके चरित्र का निर्माण होता है। और जब आपके चरित्र का निर्माण होता है तो जीवन आदर्श का निर्माण होता है। इसीलिए मेरे साथियों, उस जीवन आदर्श के बनने तक जगते रहो। है ना गजब बात राहुल जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक टोटल ट्रांजेक्शन 10 दिखेगा, लेकिन महीने भर का दिखेगा। ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMFBY? ये सरल सा सवाल है, देखो बताइए, है ना। राहुल शुक्ला जी ने बोले हाँ सर हम तो जगते रहेंगे सर, ये हुई ना बात। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMFBY? ये भी बताओ, कितना सवाल आ गया। हमारे ओम प्रकाश जी तो बोले अरे सर क्या बात है, ये तो छेर छिर छिरा, क्या बोलते हैं, कोठी के धान ला हेर हेरेरा, किसानों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है।
और उनके फसल इतना मेहनत करते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए एक कवरेज मिलता है इंश्योरेंस का, उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। तो सीधे ट्रेन से जुड़े हुए हैं दीपमाला जी, और शानदार सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। ट्रेन में तो कवरेज मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सीधे जो हैं वो समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, नॉमिनेशन कैंसिलेशन अवेलेबल इन व्हिच फॉर्म। तो जब भी नॉमिनेशन होते हैं ना, तो उनके एक फॉर्म होते हैं, तो वो फॉर्म में कैंसिलेशन वाला फॉर्म जो है ज्यादातर पूछता है। एक कैंसिलेशन का होता है, एक नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन का होता है, और एक नॉमिनेशन मॉडिफिकेशन का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछता है कैंसिलेशन का। हाँ जी शेखर जी, क्या होता है? DA2 ये हुई ना बात। तो ये सबसे ज्यादा यही पूछता है ना शेखर जी, आप कितने सवाल देखे हैं, है ना? कैंसिलेशन का पूछता है। और हमें क्या करना चाहिए, सभी खातेदारों को से नॉमिनेशन करवाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ड्यूटी है, कोई कस्टमर जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो कस्टमर का इतना वैल्यूएबल अमाउंट हमारे पास रहेगा, उसने बहुत ट्रस्ट किया उसने हम पर, तो वो इसलिए उसे नॉमिनेशन लेते हैं कि भाई साहब आप बता दीजिए कि आपके जिंदा रहते तक तो आप इसका मालिक हो, इसके सब करेंगे, लेकिन मरने के बाद ये पैसा हम किसे दे देंगे, इसलिए नॉमिनेशन करना है। तो नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन और नॉमिनेशन कैंसिलेशन और नॉमिनेशन मॉडिफिकेशन, तो DA2 हो जाएगा आपका कैंसिलेशन। और रजिस्ट्रेशन का क्या क्या होगा? DA1 DA1, सर, DA2 रहेगा कैंसिलेशन का, DA3 रहेगा मॉडिफिकेशन जोड़ने के लिए। मॉडिफिकेशन करने का, एडिशन करने का, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इफ A and B maintain a joint account with your bank with a mandate of either survivor for operation, and in the account they have registered C as a nominee, if A dies, then the payment after maturity will be made to whom? ये पूछा गया। वाह, ये तो पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना दीपमाला जी? क्या पूछ रहे हैं? A और B आपके बैंक में जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, उन्होंने मैंडेट दिया हुआ है इधर सर्वाइवर का, सी नॉमिनी रजिस्टर करके रखा है, ए की मृत्यु हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद पैसा किसको दिया जाएगा? तो मैच्योरिटी के बाद ये गुल्लक फोड़ा जाएगा, और गुल्लक फोड़ के फिर यहाँ पर हम पैसा दे देंगे सर्वाइवर को, जो जिंदा बच्चा है उसको दे देंगे, बी को, है ना। मैच्योरिटी से पहले आता तो लीगल हेयर ऑफ डिसीज प्लस सर्वाइवर को देते, लेकिन चूंकि मैच्योरिटी के बाद पूछा है तो बी ही देंगे। और हमारे साथी इतने बार सवाल पढ़ चुके हैं, इतने बार सवाल पढ़ चुके हैं कि जब भी ऐसा केस आएगा ना, तो बोलेगा भाई खत्म हो गया ना एग्जाम है, तुम मैच्योरिटी के बाद ही आना यार, हमको ना यही पढ़ाए सर, और यही को एग्जाम में आता भैया, हम तो इसी का पालन करेंगे कि खत्म हुआ ना, बस बिल्कुल मैच्योरिटी का तारीख है भैया, मैच्योरिटी के तारीख के बाद आ जाना, पैसा बिल्कुल आपको मिल जाएगा, एकदम श्योरली मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेड टू बी सर्वाइवर, जो बचा हुआ उसको दे देंगे मैच्योरिटी के बाद। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पूछा गया, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सेविंग प्लस। मतलब इनका कोई स्पेशल स्कीम है सेविंग प्लस स्कीम, तो उसमें कितना रुपए बैलेंस होना ही चाहिए। थ्रेशोल्ड लिमिट या एवरेज बैलेंस का होगा वो सेविंग प्लस में, या ऐसा कुछ होगा जहां पर से उतने थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जो बैलेंस होगा वो FD में चला जाता होगा। ये स्कीम के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। अगर उनके बैंक के कोई साथी जुड़े होते तो पूछ लेते, बट आज जुड़े नहीं हैं, तो ये अपने बैंक का आप देख लीजिएगा। जैसे CRGB का हमारे सुमित जी ने लिख दिया 5000, तो कोई ऐसा स्कीम होगा आपके पास, लाइबिलिटी प्रोडक्ट अच्छा जो स्पेशल बनाया गया, उनको थोड़ा रीड कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, which of the following document is not included as OBD। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा, ये सवाल पूछा गया। और इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग टाइप करके बताइए। यस, पैन कार्ड का ऑप्शन उसमें नहीं था, साथियों ने बताया पैन कार्ड का ऑप्शन वहां पर नहीं था। हाँ, पैन कार्ड भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में हटा दिया है KYC गाइडलाइन में, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन था उसमें पैन कार्ड नहीं था, वहां पर राशन कार्ड लिखा हुआ था, तो राशन कार्ड को ऑलरेडी जो है OBD से हटा दिया गया है।
तो ये 30 सवाल थे, और भी 30 सवाल हैं, किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो हैं बहुत सारे सवालों पे भी चर्चा करते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग ना पूरे टाइम जो समय मिलता होगा ना, उस समय भी आप लॉगिन सेक्शन में जाके आप सारी चीज़ें पढ़ते होंगे। जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं उनको देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर रिकॉल क्वेश्चन देखने से क्या होता है, जैसे आप 60 क्वेश्चन रिकॉल देख लेते हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ऐसी रूपरेखा बन जाती है कि हमें कौन कौन से टॉपिक को देखना है जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इरादे आपके मजबूत हैं तो तकदीर जरूर बदल जाएगी। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते देते। तो हमें तो दोष देना आता नहीं है, हम लोग तो ऐसे हैं, या साथ में जुड़ के आप लोग की आदत भी हो गई होगी कि हमें जो मिला हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। और जब भी समय मिला, आप देखो ना, रात के 1 बज रहे हैं, 12:30 से ऊपर, हम लोग 12 बजे स्टार्ट किए थे। जब भी समय मिला, कोई साथी ट्रेन से पढ़ रहे हैं, कोई जो है सोते सोते पढ़ रहे हैं, कोई जगते जगते पढ़ रहे हैं। तो ये है जज्बा कि हमें शिकायत नहीं करना है किसी का। जो भी समय मिलता है हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी तकदीर बनाने में, क्योंकि हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। और जब इरादे बहुत मजबूत हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ही हौसला अपने आप आ जाता है। तो ये रहा आज का सेशन। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, राहुल शुक्ला जी, थोड़ा अच्छा सीखने मिला आपको आज? नया सवाल नया सवाल क्या सीखने मिला आज के सेशन से? हाँ जी, रानू जी, कोई नया सवाल मिला आपको सीखने में? शेखर जी? सर, हाँ जी, कोई नया सवाल सीखने मिला आज के सेशन से? नया सवाल तो नहीं वो कह सकता, लेकिन सभी सवाल ही बहुत अच्छे थे, लगे रिकॉल ना? हो गया। हाँ। ओके। तो देखिए, ये 30 सवाल हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे, और ये 30 सवाल तो मॉडरेट टाइप के हैं, एकदम कठिन तो नहीं है बिल्कुल, है ना? सर, कठिन बिल्कुल नहीं नहीं। है। और 30 सवाल और भी हैं, वो चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कोई जजमेंट बनाएंगे कि उनका कठिन आया था, सरल आया था, इस तरह का जजमेंट बनाएंगे। तो आज आप सभी साथियों ने ये क्वेश्चन देखा और समझा। जो रिकॉल क्वेश्चन थे, अभी पिछले वीक ही एग्जामिनेशन हुआ था 25 फरवरी को, क्लरिकल टू ऑफिसर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के, उनके सवालों पे चर्चा की। आशा करता हूँ कि इन सवालों से आपको एक इंसाइट मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा और एक विश्वास मिलेगा कि आप भी एग्जामिनेशन के दिन ऐसे सवाल आए तो उनको बहुत ही अच्छे से विश्वास के साथ हल कर पाएंगे, और आप अपने परिणाम को जो है सुनिश्चित कर पाएंगे, सफलता को जो है आप जरूर पाएंगे। तो इसी तरह सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रोज जो है आप ज्ञान की ज्योति को जलाते रहिए। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे कल नए सेशन के साथ। कुछ इंटरनल पॉलिसीज पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोग का हौसला जरूर बढ़ेगा। और हमेशा ही एक प्रेयर करके रखिएगा कि मैं जरूर सफल होऊंगा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं सफलता पाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। अगर ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपके अंदर रहता है तो आपको उन चीज़ों को पढ़ने की शक्ति मिलती है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक विश्वास मिलता है, एक उत्साह मिलता है, एक उमंग मिलता है, जो आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए संग देता है, और मंजिल में पहुंचने के बाद सफलता का तरंग देता है। आगे होली आने वाली है, सब चीज़ मनाइए, होली खेलिए, सब करिए, लेकिन साथ में पढ़ते भी रहिए। हम तमाम चीज़ें सामंजस्य के साथ करते रहेंगे। चलिए, आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट।